नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज़। अभी मैं पूर्णिया के क्लब भवन में हूं और आपको बताते चले कि आज से पूर्णिया के क्लब भवन में पूर्णिया नाट्य महोत्सव 2023 होने जा रहा है और ये 24, 25, 26 दिसंबर को होना तय है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बैनर पर लिखा हुआ 24, 25 एवं 26 दिसंबर और संध्या के 5:30 बजे से होना है। तो आइए आपको मुखातिब करवाते हैं कि यहाँ के आयोजक से कि ये क्या कुछ कर रहे हैं और यहाँ इसमें कहाँ से टीम आई है और कौन कौन से नाटक की प्रस्तुति होनी तय है। जी, पूर्णिया नाट्य महोत्सव 2023 का आयोजन नाट्य विभाग के द्वारा हो रहा है और इसमें कहाँ से टीम आ रही है इसके विषय में बताया जाए और क्या इसका उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नाट्य महोत्सव जो है कला भवन के संस्थापक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के स्मृति में आयोजित है। 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो कि कला भवन नाट्य विभाग पूर्णिया और रेणु रंगमंच संस्थान पूर्णिया के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित हो रही है। चूँकि है क्या कि पूर्णिया का रंगमंच काफ़ी विकसित है, बहुत पुराना है। यहाँ बहुत पुराने संस्थाएं थी जो कि नाटक करती थी और अच्छे से नाटक से समाज में एक मैसेज जाता था। और आजकल युवा पीढ़ी जो कि भटकाव के रास्ता में है और रंगमंच का उत्थान बहुत जरूरी है। इसके संरक्षण संवर्धन के लिए हम लोग काम करते हैं। इसी उद्देश्य को लेके हम लोग पटना, दरभंगा और पूर्णिया और झारखंड के टीम को बुलाए हैं और चूँकि हम लोग 3 दिवसीय काम है, इसमें 9 नाटकों की प्रस्तुति होगी और पूर्णिया सबसे ज़्यादा पूर्णिया के ऐसे संस्थाओं के हम लोग मौका दिए हैं जो कि नाटक ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और चूँकि एक नाटक में काफ़ी बजट होता है तो महोत्सव के जरिए उनकी नाटक को हम लोग देखेंगे, उनकी प्रस्तुति को हम देखेंगे। 9 नाटक 3 दिनों में होगी जो कि संध्या 5:30 बजे से 8:30 बजे रात्रि तक चलेगी, जिसका आज उद्घाटन होगा 4:30 बजे से। तो सर किन किन नाटकों का मंचन होना है यहाँ थोड़ा? देखिए, सबसे पहले है क्या कि इसमें जो कि हमारे झारखंड से टीम आई है वो है आपको किरदार नाट्य दल झारखंड, जो कि बड़े भाई साहब की प्रस्तुति करेंगे, जो एकल प्रस्तुति है। उसके बाद है उसी दिन दूसरी प्रस्तुति है द स्पोर्ट संस्था है, आयोजक भी है और उनकी भी प्रस्तुति है गार्ड साहब, जिसके लेखक हैं मणिकांत चौधरी और निर्देशित किया है अजित कुमार सिंह बप्पा ने। उनकी प्रस्तुति होगी और लास्ट प्रस्तुति होगी कसम कस्बा सांस्कृतिक मंच की, जो कि वंदे मातरम नाटक की प्रस्तुति होगी। कुल मिलाकर 9 नाटकों की प्रस्तुति इस महोत्सव में हो रही है। चूँकि पूर्णिया के जो संस्था है, जो कलाकार हैं, बहुत कलाकार अच्छे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज मुंबई, दिल्ली जा रहे हैं। सबसे पहले उन बच्चों को, युवा पीढ़ियों को ये महोत्सव से ऐसा सीख मिलेगी कि एक्टिंग जो है क्या होता है, अभिनय क्या होता है, रंगमंच के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको सीखने का मौका मिलेगा। युवा पीढ़ियों को ज़्यादा जागृत करने का हम लोग का प्रयास है। सर, पूर्णिया सांस्कृतिक महोत्सव बनाता रहा है, हमेशा सांस्कृतिक कल्चर रहा है पूर्णिया में, लेकिन एक कमियां यहाँ देखी है कि दर्शकों का अभाव रहा है थिएटर के क्षेत्र में खास करके। तो दर्शकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सकता है और प्रोफेशनल के अंदाज से अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल अभी तक रंगमंच को नहीं बना पाए हैं पूर्णिया के रंगकर में, तो इसमें क्या योगदान होगा? ऐसा है कि पूर्णिया का जो थिएटर रंगमंच है वो शौकिया थिएटर लोग कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल थिएटर नहीं कर रहे हैं। और लेकिन आज की आवश्यकता बन गई है कि प्रोफेशनल थिएटर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दर्शक इसलिए हमारे पास नहीं होती है क्योंकि वो आजकल मीडिया का युग हो गया है, वो मोबाइल में बहुत कुछ देखते हैं। आपको अच्छा से अच्छा नाटक दिखाना पड़ेगा। आज जो कि थिएटर भी डेवलप हो चुका है, आप अच्छे काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मैं यहाँ के नवोदित कलाकारों को, रंगकर्मियों को ये दिशा देना चाहूँगा कि वो अगर थिएटर में काम करते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थिएटर की परिभाषा को समझें, रंगमंच की परिभाषा को समझें कि रंगमंच क्या है, हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं। तभी जाके आप एक प्रोफेशनल टीम में बना सकते हैं, प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। जहाँ तक टिकट की बात है, यहाँ के दर्शक काफ़ी प्रेमी हैं, नाटक देखने के लिए देखते हैं। क्योंकि हम लोग भी वंस अगेन नाटक किए थे, हमारी ही डायरेक्शन में था, मैंने ही खुद लिखा था
और वंस अगेन का हम लोग को टिकट शो किया था। तीनों दिन हम लोग टिकट शो किए थे और बिल्कुल कलाकार जो है और दर्शक जो है कि टिकट लेके ही नाटक देखे थे। और हम लोग की कोशिश प्रयास होनी चाहिए कि हम प्रोफेशनल थिएटर करें, कलाकारों को कुछ ना कुछ सहायता मिले। चूँकि कला भवन नाट्य विभाग जो है कि बहुत ऐसे कलाकारों को बहुत आगे भी बढ़ाया है राष्ट्रीय स्तर तक में, जैसे EJCC है, NJCC है, उनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको सहायता मानदेय भी मिल रहा है। तो नटसेल में आप कहना चाहते हैं कि सभी को प्रयास करना चाहिए, प्रयासरत होना चाहिए। जी, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विश्वजीत कुमार सिंह, इस नाट्य महोत्सव का संयोजक हूँ। धन्यवाद। दूसरी प्रस्तुति है द स्पॉट लाइट थिएटर, जिसका दरभंगा से आई है, बादशाहत का खात्मा, ये नाटक है। उसके बाद है शकुंतला सेवा सदन धमधा की अंधेर नगरी चौपट राजा, ये आज प्रस्तुति होगी। 3 नाटकों की प्रस्तुति होगी। उसके बाद फिर 25 तारीख को जो झारखंड से टीम आई है, किरदार नाट्य दल झारखंड, जिसे टिकटों का संग्रह कथा का मंचन होगा, जो एकल प्रस्तुति है। उसके बाद पटना से आए हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी के निर्देशन में मणिकांत चौधरी जी हैं, जिनके निर्देशन में आज नाटक होगी। दूसरा अध्याय अभिनय आर्ट्स पटना, उनकी प्रस्तुति होगी। उसके बाद कला भवन नाट्य विभाग पूर्णिया की रोटी नाटक है, जो कि 25 तारीख को होनी है। 26 तारीख को हमारा समापन है, जिसमें किलकारी बिहार बाल भवन पूर्णिया के टीम की प्रस्तुति होगी। मैं बिहार हूँ नाटक का प्रस्तुति वो करेंगे, जिसके निर्देशन। जी सर, पूर्णिया नाट्य महोत्सव 2023 में आपकी टीम आई है पटना से, तो टीम को किस नाटक को लेकर के आई है, उसके विषय में बताया जाए। जी नमस्कार। हमारी संस्था अभिनय आर्ट्स पटना की प्रस्तुति होने जा रही है नाटक दूसरा अध्याय। ये लेखक है अजय शुक्ला जी का और निर्देशन मेरा ही है। ये दूसरा अध्याय की जो पृष्ठभूमि है, ये आफ्टर मैरिज के बाद जो किसी भी स्त्री का मैरिटोरियल अफेयर्स पे आधारित है। काफ़ी ये हाई थिंकिंग प्ले है ये, क्योंकि एक सोसाइटी भी है, हर वर्ग में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अमूमन अब ये चीज़ ही ऐसी है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो है 80-90 के दशक की बात है, शायद कोई रियल घटना है जिनको लेखक ने उनका पृष्ठभूमि लेकर के ये कहानी बनाया है, उस पर आधारित ये दूसरा अध्याय है। एक औरत की ज़िंदगी में कोई ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है, जो एक अध्याय तो पहला अध्याय जो आप फर्स्ट मैरिज करते हैं, लेकिन उसमें कोई किसी की एंट्री हो जाती है तो वही दूसरा अध्याय बन जाता है। तो उस दूसरे अध्याय को ही इस नाटक के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है। सर, अगर नाटक की बात करें तो फिर आप ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं, और कितनी मेहनत की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि इस फील्ड में बच्चे बिना किसी डायरेक्शन के चले जाते हैं, बिना घर से उठा और रंगमंच करने चले जाते, और फिर यहाँ से फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे कभी नहीं रंगमंच में टिक पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हर फील्ड का एक अपना, आज देखते होंगे कि ये होता है, मिशन होता है। बच्चे पढ़ते हैं 10th 9th में, तो उसको लगता है कि हम कल होकर के मेडिकल इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, या क्लर्क बनेंगे, या SSC बढ़ेंगे, या रेलवे करेंगे, ऐसा कोई मिशन होता है। लेकिन नाटक को लेकर के लोग मिशन लेके नहीं निकलते हैं। दुर्भाग्य इसी में है, और इसका दुर्भाग्य ये होता है कि वो क्षणिक आए, क्षणिक थोड़ा देर रहे और थोड़ी देर में निकल गए, फिर दूसरा है, फिर वैसा ही अगले को भी देखा कि अरे ये तो 2 महीने में निकल गया, तो हम भी क्या करें। गंभीर रंगकर्मी जो शिद्दत से आएगा, पूरा निष्ठा से आएगा, वो प्रतिष्ठा भी देगा, प्रतिष्ठा पाएगा भी, और रंगमंच को समृद्ध भी कर जाएगा। आप बोल रहे थे ना कि प्रोफेशनल थिएटर कब होगा। प्रोफेशनल थिएटर व्यक्ति से होता है। हम लोग भी जिस समय शुरुआत किए थे नाटक, आज से करीब 35-30 साल पहले, तो आज तो हर चीज़ में पैसा मिलता है। उसमें तो पैसा का कोई सोच भी नहीं सकता कि पैसा मिलता है। फिर भी हम लोग घर से झोला लेकर के टाइम पे, पंक्चुअलिटी थी हम लोगों की, और डेडिकेशन था। हम लोग डेडिकेशन निभाया, हम लोगों ने बाकायदा उसको एक पूजा की, उसको नाटक को, है ना। अपने जो हमारी टीम थी, हमारे जो अध्यक्ष बनाए, जिनको सचिव बनाए, उनको हम लोग रिगार्ड करते थे। आज रिगार्डिंग नहीं है। वो आएंगे लड़के, सबसे पहले पूछेंगे कि कितना पैसा मिलेगा, और तुरंत अगर कोई बगल में कोई ऑफर कर दिया यूट्यूब के लिए तो भाग जाता है।
क्या क्या रंगन दे पाएगा, रंगन को क्या दे पाएगा। वो खुद यानी नटसेल में आप ये कहना चाहते हैं कि आज के डेट में युवाओं में समर्पण का भाव नहीं है रंगमंच बिल्कुल में। नहीं। तो सर समर्पण का भाव कैसे हो रंगमंच में, इसके लिए क्या कदम उठाए इसके जा लिए, सके? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। इसके लिए जो अभी वर्तमान में जैसे अभी छोटू जी हैं, पप्पा जी हैं, ये लोग जिस शिद्दत से, कुंदन जी हैं, जिस शिद्दत से आज ये लोग संस्था को लेकर चल रहे हैं, ये तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य और प्राउड फील हो रहा है कि आज हम तो पटना निकल गए कुछ दिनों के बाद, 10 साल हम लोगों ने लगभग यहाँ काम किया, उसके बाद पटना निकल गए, दिल्ली चले गए। जैसा रोकना चाहूँगा, आपने कहा मैं पटना निकल गया, तो इसका मतलब है कि आप पूर्णिया से संबंध रखते हैं। तो पूर्णिया से जब संबंध रखते हैं तो पूर्णिया में आपने कौन सा संस्था से संबंध रखा है, जैसा वो जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम पहली बात मैं बताऊं कि हमारी जो रंगमंच में शुरुआत हुई थी वो अभिनायक नाट्य मंच था। ये हमारे मित्र हैं अजय आनंद, वो मुंबई में अभी रहते हैं, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी और वो ही मुझे रंगमंच में जोड़े थे, कहिए तो। तब उनके माध्यम से ही मैं रंगमंच में जुड़ा। मैं पहले चित्रकार था, तो वो चित्रकारी को देखे और बोले कि आपकी अभिव्यक्ति तो शायद ज़्यादा रंगमंच में ही निकलेगी, तो आप रंगमंच में आ जाइए। तो मैं पहला नाटक उन्हीं के निर्देशन में इसी भवन में किया था, कला भवन में। और उसके बाद फिर मुझे लत सी लग गई। तो मैं कुछ दिनों के बाद जब देखा कि नहीं, अब क्या लत ऐसी लगी कि भूख लग गई कि ये नाटक और करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। कहाँ जाए, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन सा और बड़ा गुरु मिले। तो भाग गए दिल्ली। हमारे गुरु अरविंद गौड़ जी के साथ मैं वहाँ उनके सानिध्य में मुझे मिला काम करने का मौका। तो मैं उनके साथ दिल्ली में 10 साल काम किया और फिर ETV, फिर अपनी संस्था बनाए, पटना आ गए, वहाँ नौकरी किए। लेकिन रंगमंच चलता रहा, बीच बीच में पूर्णिया भी आना जाना हुआ है। जब ऐसा मौका मिला है तो इन्हीं लोगों के मतलब कि बुलावे पे छोटू जी बाकायदा, क्योंकि छोटू जी और पप्पा जी और कुंदन जी, ये तीनों ऐसे महारथी हैं कि ये लोग पूर्णिया को, अगर आज शायद ये नहीं रहते ना, ये तीनों में से कोई भी लोग, तो शायद आज पूर्णिया का रंगमंच जो हम इस अवस्था में बैठ के देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये नहीं रहता। ये तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अगर आज कुछ है तो ये इन लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि रंगमंच में 2 तरह के लोग हैं। एक तो रंगमंच को बर्बाद करने वाले लोग हैं और एक है रंगमंच में अपना सब कुछ लुटा देने वाले। तो लुटा देने वाले लोग ये हैं जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ फिर एक 25 साल के बाद, आज मैं इस मंच पर 25 साल के बाद चढ़ूंगा, कला भवन के मंच पे। 25 साल पहले मैं इस मंच पे चढ़ा था। सर, आज जो आप मंच पे चढ़ेंगे 25 वर्ष बाद, तो आप किस रोल को लेकर के चढ़ेंगे? आपका क्या रूप होगा उस मंच? जी, आपने जो मैंने बताया जो आपको, मैं कि नाटक दूसरा अध्याय मैं लेकर आया हूँ। तो दूसरा अध्याय लेखक तो अजय शुक्ला है और निर्देशन मेरा ही है, लेकिन इसमें जो मुख्य किरदार है अभय का, वो मैं ही। अच्छा, वो आप ही हैं। सर, अगर कला की बात करें तो कला के क्षेत्र में अनिश्चितता दिखती है, जिसको लेकर के बच्चे घबरा जाते हैं, तो सरकार को इनका विकल्प देना चाहिए, क्या लगता है? कोई अनिश्चितता नहीं, गलत है, कोई अनिश्चितता नहीं है। आप पत्रकारिता में हैं, आपको अनिश्चितता नहीं है। आप कैसे मेहनत कर रहे हैं? आप तो ये सब चीज़ छोड़ के घर से निकल के आज सवेरे में आज घूम रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे भाई साहब, आप मेहनत किया है, आपने पत्रकारिता सीखा है, बात करने का तरीका आप में आया है, तो आप आज इंटरव्यू लेने लायक रहें, कर रहे हैं। कल होकर के मैं उसी कलाकार के विषय में बोलना चाहूँगा। वो कलाकार न सीखता है, न मेहनत करना चाहता है और कहता है अनिश्चितता है। अरे भाई साहब, कौन आदमी प्रशिक्षण लेने के बाद में वो बैठा रहे, यानी कि वो ठीक से प्रशिक्षण नहीं लिया है। प्रशिक्षित अभिनेता, प्रशिक्षित लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो आज के दिन, वो बैठा हुआ नहीं है। अगर वो कहीं बैठा हुआ है तो उसके अंदर प्रशिक्षण की कमी है, मार्गदर्शन की कमी है। अनिश्चितता किस बात की भाई साहब? हर आदमी डॉक्टर, इंजीनियर और कलर्क बन जाएगा तब भी वो निश्चितता होगा। उसमें भी कितना मेहनत करना पड़ता है। कोई आदमी ये सोच कर निकलता है कि आज कंपटीशन की तैयारी बच्चे करते हैं, कोई घर से सोच के निकलता है दावे के साथ कि मैं बन ही जाऊँगा, जान ची लगा देता है। आप मेहनत करवे नहीं कीजिएगा, आप पास कर जाइएगा। कट ऑफ आता है, उसमें फिर लगते हैं, फिर दोबारा देते हैं, कैसे लगते हैं। इस फील्ड में भी उसी प्रकार से आपको कट ऑफ मार्क कम आएगा तो आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत एक बार हुआ, अरे पैसा किसमें नहीं है? आज नहीं है तो इतना बड़ा इंडस्ट्री फैल कैसे गया ये? आज आप एक यूट्यूब में अच्छा सा कंटेंट बनाइए तो आदमी उससे
आपको देखने लगता है। देखेगा कब? जब अच्छा बनाएगा, और जब अच्छा देखेगा, व्यूअर्स आएगा, तो आपके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं घर घर में। आज तो मुंबई जाने की भी जरूरत नहीं है लोगों को। तो सर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को ये मैसेज देना चाहेंगे, दर्शकों से मैसेज क्या देना चाहेंगे? दर्शक तो हमारे भगवान हैं, पहली बात, उन्हीं के बदौलत हम लोग हैं। हमें, मेरा कर्तव्य बनता है कि हम दर्शकों को अच्छा चीज़, बेहतर चीज़ देंगे ना, तो दर्शक हमें अपने सर पे उठा लेंगे। दर्शक के वजह से ही तो, दर्शक तो देखिए हर दिन रहा है। आज से 25-30 साल जो मैंने शुरू की थी, उसके पहले भी हमारे कई सीनियर्स रहे होंगे, उन्होंने भी मेहनत की होगी, उनका भी अपना दर्शक होता था। तो दर्शक क्या है? दर्शक अच्छा चीज़ खोजता है। उसके सामने फालतू चीज़ परोस दीजिएगा तो कल होके अगला का भी जो बेहतर टीम काम करके आई है, वो पहले वाले से कंपेयर करके दूसरे दिन भी देखने नहीं आई कि सादा ये लोग फालतू ही काम करता है। लेकिन दर्शक अगर आज टेस्ट उसको अच्छा लग गया तो कल बिना बुलाए आ जाते कि तीसरे दिन पैसा दे के आए। हम अच्छा करते ही नहीं हैं। हम कहते हैं कि रोना रोते हैं कि प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल कुछ नहीं है, हमारे अंदर कमी है। हम आज आपको नाटक कल दिखाते हैं, आप हमारा नाटक देखिए और फिर अंदाजा लगाइए। फिर इसी तरह से अगर कुछ कमी होगा तो हमें आप बोलिएगा कि आप जो कल भाषण दे रहे थे, आपके भाषण में ये कमी थी। और अगर कुछ होगा, कुछ झलकेगा आपको, तो वही हमको बताइए कि हाँ अच्छा था या बुरा था। मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूँगा। जी, आप अपना परिचय दे दें। मैं मणिकांत चौधरी, अभिनय आर्ट का सचिव और निर्देशक, पटना। धन्यवाद। महोत्सव होने जा रहा है, उसमें आप एक अभिनय कर रहे हैं, क्या अभिनय है आप बताएं? दरअसल मैं लगातार 2 दशकों से नाटक कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे एक ग्रुप का नाम है किरदार नाटक, ठीक है। लेकिन आज के माहौल में बहुत लोगों को नाटक में इंटरेस्ट नहीं रहा, ये सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन जो करने वाले हैं वो तो करेंगे भी, ठीक है। तो इसमें से मैंने उस टाइम से ही मैंने कई नुक्कड़ नाटक किए और अभी लगातार तकरीबन 20 सालों से मैं एकल प्रस्तुतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है। एकल प्रस्तुतियाँ, कुछ रंगकर्मी में कोई शिकायत होती है कि दर्शक नहीं आते ऑडिटोरियम, तो अगर ऑडिटोरियम दर्शक नहीं आ रहे तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करेंगे? रंगकर्मी क्या करेंगे? ठीक है। तो मैंने एक किस्सा गोई अंदाज में मैंने कहानियाँ, कुछ जो फेमस लेखकों हैं उनकी कहानियाँ मैंने स्कूल कॉलेजेस में सुनाने शुरू की और बहुत लोगों ने पसंद करना शुरू किया। तो तकरीबन मैं बड़े भाई साहब का अब तो गिनती भूल गया हूँ कि 20 सालों में मैंने कितने शोज किए हैं। उसके साथ में मैं करता हूँ टिकटों का संग्रह, काली चापी की लिखी हुई कहानी है और अनुवाद किया है निर्मल वर्मा जी। और इस तकरीबन दर्जनों कहानियाँ हैं जिस पर मैं काम करता हूँ पूरे देश भर में। और आज मैं जो पूर्णिया रंग महोत्सव में जो मैं करने वाला हूँ, बड़े भाई साहब आज की मेरी प्रस्तुति। सर, बड़े भाई साहब क्या प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है? मुंशी। तो इसका आपने नाट्य रूपांतरण किया या फिर कहानी मंचन कर रहे हैं आप? नहीं, ये कहानी मंचन ही आप कह सकते हैं, नाट्य रूपांतरण बिल्कुल भी नहीं है, कहानी मंचन। लेकिन आप देखेंगे कि वो किस अंदाज में उस कहानी को सुनाता है। क्या थोड़ा झलकी अगर हम चाहेंगे कि बताएं बड़े भाई साहब? कुछ बड़े भाई साहब के कुछ संवाद को मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा में अभी आप बोल रहे हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे और केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। वो इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे ताकि जिस पर आलिशान महल बन सके वो 1 साल के काम को 2 साल में करते और कभी कभी तो 3 साल लग जाते थे। और यूं भाई साहब मुझे डांट, अगर इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पढ़ते रहोगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो आयरा गहरा नथु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये विद्या आती है। अरे आती है क्या, कहने भर को आ जाती है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोला तो दूर की बात, और मैं कहता हूं कि तुम कितने भोंगा हो, मुझे देखकर सबक नहीं लेते। यहाँ रोज हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, मुझको कभी देखते हुए जाते देखा है?
सर क्या संदेश जाता है बड़े भाई साहब से दर्शकों को? देखिए ये इतनी क्लासिक कहानी है कि आज भी एक लगता है कि हमारे सोसाइटी में एक मीनिंगफुल है कि आप किताबें जितनी भी पढ़ लें, ठीक है, हम लेकिन जो उम्र का जो अनुभव होता है उसकी आप बराबरी नहीं कर सकते। आप बदतमीजी के साथ किसी के साथ पेश नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके पास में एक अनुभव है। तो ये जो छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में ये जो है ये बड़ी कमाल की चीज़ है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम दिनकर शर्मा। थोड़ा और सवाल है तो मूर्ति करे सवाल। सर अभिनय की अगर बात करें तो जो बच्चे हैं जो अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर अच्छा, मेरी एक जो बड़ी पॉपुलर कहानी है जो मैं मुक्ति बोजी की कहानी एक है पक्षी और दीमक, जो लोग बहुत सुनते हैं मुझसे, चाहेंगे तो थोड़ी सी मैंने लेकिन 2-3 मिनट चला जाएगा। जी हो जाए जी हो जाए। मैं एडिट करके कर रहा हूँ जी कोई 8 मिनट की कहानी जाएगी लेकिन मैं बहुत एडिट कर रहा हूँ तो सुना रहा हूँ। 3-4 मिनट जाएगा, आप उसको देखिए। मैं एक तो पक्षी वो नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे। सब बहुत ही ऊंचाई में उड़ने वाले पक्षी थे। उनकी निगाहें भी खूब तेज थी। उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक मिल जाती। एक दिन वो नौजवान पक्षी जमीन पे चलती हुई बैलगाड़ी को देख लेता है और उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए, और गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है 2 दिन के लो 1 पंख दो, 2 दिन के लो 1 पंख। उस नौजवान पक्षी को दीमकों का शौक था। वैसे ऊंचे उड़ने वाले पंछियों को हवा में ही बहुत से कीड़े तैरते हुए मिल जाते हैं जिन्हें खाकर वो अपनी भूख थोड़ी बहुत शांत कर लें। लेकिन दिन के सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही मिलती थी। कभी कभी पेड़ों पर जमीन से तने पर चढ़कर ऊंची डाल तक वे अपना मटियाला लंबा घर बना देते, और ऐसे कुछ ही पेड़ होते थे और वे सब दिन के एक जगह न मिलते। तो उस नौजवान पक्षी को लगा कि बहुत ही बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरी में भर भर कर बेच रहा है। वह नौजवान पक्षी अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है। अब पेड़ के डाल पे चुपचाप बैठ जाता है। दोनों में सौदा तय हो जाता है। वो नौजवान पक्षी अपनी चोंच से एक पर को खींचकर दोनों में से तकलीफ हुई, लेकिन वह उसे बर्दाश्त कर लेता है। हम मुंह में बड़े स्वाद के साथ 2 दीमकों को दबाकर वह पक्षी फूल से उड़ जाता है। अब उस नौजवान पक्षी को गाड़ी वाले से 2 दिन की खरीदने और 1 पंख देने की बात बहुत आसान हुई। वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले से 2 दिन की खरीद कर अपने 1 पंख को तोड़कर दे देता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन उसके पिता ने उसे देख लिया। उसे समझाने की कोशिश की, बेटे दीमके हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और इसके लिए पंख हरगिज नहीं दिए जा सकते। तुम समझने की कोशिश करो, अभी वक्त वरना कह देता हूं। बाद में तो बहुत पछताओ। वह नौजवान पक्षी बड़े ही गर्व के साथ अपना मुंह दूसरी ओर कर दिया, क्योंकि उसे नीचे उतरकर दीम को खाने की जट जो लग गई थी। अब उसे दूसरे के लिए अच्छे न फल न अनाज के दाने। दीमकों का शौक उस नौजवान पक्षी पर हावी हो गया, लेकिन ऐसा कई दिनों तक चला। अब उसके पंखों की संख्या लगातार घटती चली गई। अब वह ऊंचाइयों पर अपना संतुलन साध न सकता था, न बहुत ज्यादा समय तक उसके पंख ही सहारा दे सकते थे। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी, चट्टानों, पेड़ की चोटियों, गुंबदों और बुर्जों पर हाँकते हुए बैठ जाना था। उसके परिवार में प्रथम ऊंचाई में तैरते हुए बहुत आगे निकल जाता। वह नौजवान पक्षी होकर भी पिछड़ जाता था, पीछे रह जाता था, लेकिन दीमकों का शौक जरा भी कम न था। वह दीमकों पे अपने पंख को दूर कर देता था। फिर एक दिन से सोचा, आसमान में उड़ना ही फिजूल है, वह मूर्खों का काम है। उसकी हालत यह थी कि वह ऊंचाइयों पर उड़ ही नहीं सकता था। एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर पहुंच पाता और धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी खत्म होती गई। बड़ी मुश्किल से पेड़ के डाल से लगे दूसरी डाल तक चलकर या फुटकर पहुंच पाता। बीच बीच में गाड़ी वाला चकमा ले जाता, वह कहीं नजर न आता और पक्षी उसके इंतजार में घूमता रहता, कहाँ गया वो खाली। मुझे जोरों की भूख लगी, दीमकों का शौक जो था उसने। फिर एक दिन उसने सोचा, हाँ मैं खुद ही दीमके ढूंढूंगा। इसलिए नौजवान पक्षी पेड़ पर से उतर कर जमीन पर आ गया और घास के लहराते हुए गुच्छे में सिमट कर बैठ गया। फिर एक न मालूम उस नौजवान पक्षी के जीवन में आया कि जमीन से दीमके चुन के खाने के बजाय वह दीमकों को इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास दीमकों के ढेर के ढेर थे। फिर एक दिन एकाएक गाड़ी वाला नजर आया। पक्षी को बहुत खुशी हुई। पक्षी ने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, वो गाड़ी वाले,
तुम कहाँ चले गए थे गाड़ी वाले? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। तब उस नौजवान पक्षी ने गाड़ी वाले से कहा, गाड़ी वाले तुम कहाँ चले गए थे? गाड़ी वाले देखो मैंने कितने सारे दिन के इकट्ठा कर दिए। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में आई और गाड़ी वाले ने कहा, तुमने इतने सारे दिन के इकट्ठा कर दिए तो मैं क्या करूँ? तब उस नौजवान पक्षी ने गाड़ी वाले से कहा, गाड़ी वाले वो गाड़ी वाले ये मेरी सारी के सारे दिन पे तुम ले लो गाड़ी, लेकिन मेरा पंख मुझे वापस कर दो गाड़ी वाले। बेवकूफ पक्षी, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूं, पंख के बदले दीमक। ऐसा मैं कहूं गाड़ी वाले, मुझे मेरा पंख वापस चाहिए गाड़ी वाले। मैं उड़ना चाहता हूं गाड़ी वाले, मैं उड़ना चाहता हूं। तुमने मुझे धोखा दिया गाड़ी वाले, तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है, अभिनेता बौना पड़ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। अभिनेता को जो मैंने स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वो कहाँ है अभिनेता? ना तो आज के अभिनेता को आपने पढ़ते देखा होगा, हाँ ना। एक बड़ी खूबसूरत कविता है ना, ये क्या बोलता हूँ, उसकी पंक्तियाँ कुछ ऐसी है, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब पढ़ते नहीं कोई किताब, करते नहीं कोई यात्रा, करते नहीं किसी अजनबी से कोई बात। तो ये आज की जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी को ये सीखने की चीज़ है। मेरा एक विज़न क्लियर था जब मैं नाटक में आया था। तो जब लोग बोलते थे मुझे कि घर से पैसा लगा के नाटक किया जाता, ये शिकायत। तो मैं बोला कि अच्छा, आप बोलते नहीं हो, और जब काम करना शुरू करते हैं तो शिकायत मैंने किसी से कभी नहीं की, कोई शिकायत नहीं मैंने नहीं की। मुझे लगा अगर मैं बढ़िया काम करूंगा तो ऑडियंस देखेगी। इसी का नतीजा है कि पूरे देश में छोटे बड़े दल मुझे बुलाते हैं और बहुत आसानी के साथ मैं चला भी जाता हूँ। ये नहीं कि मेरा मेहनताना इतना ही होगा तो मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं है भैया। जब लगे कि हाँ कहीं भी कोई भी एक जगह होनी चाहिए अभिनेता के लिए और दर्शकों के लिए, बस। सर, लक्ष्मी नारायण सुधांशु के स्मृति में जो कला भवन में नाट्य महोत्सव होने वाला है, उसमें आपका क्या किरदार रहने वाला है? किस नाटक की प्रस्तुति आप दे रहे हैं? तो मैं पटना से आया हूँ, मेरा नाम रमेश सिंह हुआ। मैं अभिनय आर्ट पटना से जुड़ा हूँ 3-4-5 साल से। मैं 1980 में एक बार पूर्णिया आया था, उसमें इतना डेवलप नहीं था, आज तो काफ़ी डेवलप दिखाई पड़ रहा है। मैं पहली बार इस मंच पर काम करूँगा। दूसरा अध्याय नाटक में मेरा डबल किरदार है, एक होटल का वेटर का है, एक डॉक्टर का है। सर, दूसरा अध्याय में जो जिन बातों को समाज में रखने की कोशिश की गई है, उसको लेकर के आपके क्या? दूसरा अध्याय अजय शुक्ला जी का लिखा हुआ नाटक है। उसमें समाज में जो रिलेशनशिप को लेकर के जो है, क्योंकि पति पत्नी के बीच कुछ कमियां होती हैं तो थर्ड व्यक्ति में ढूंढने लगता है, तो उसकी बुनियादी कहानी है। उसमें अपने आप लोग ढूंढते हैं, क्योंकि इन लोग 15-20 साल पहले जो है एक जॉब करते तो वहाँ इन लोग ने मिला था। उस समय निर्जा भी शादीशुदा थी, इसके बाद भी फिर इन लोग की मुलाकात हुई, ऑफिस में काम करते रहे। तो बार बार अब ये कहता है कि तुम दिवाकर को छोड़ दो, लेकिन निर्जा बतक बोलती है मैं दिवाकर को कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे शादी के 15 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, इस परिस्थिति में दिवाकर को नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। तो ये उलझनों के साथ जो है रिलेशनशिप में लोग डील करते हैं और समाज में ये देखने को मिलता है। तो इन्हीं सब को लेकर के आप मंचन करने वाले हैं? जी जी जी। सर, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं रमेश सिंह, परिचय दिया ही, पटना रंगमंच से जुड़ा हूँ। मैं 1980 से रंगमंच कर रहा हूँ। एक पटना में कला संगम संस्था हुआ करती थी, सतीश आनंद जी, जो अभी दिल्ली में हैं, उनके साथ मैंने 8-10 साल काम किया। बीच में मैं कुछ बिजनेस वगैरह के लिए मैं औरंगाबाद चला गया, फिर वहाँ से आया तो मणिकांत जी के साथ जुड़ कर अभिनय आर्ट से मैं अभिनय कर रहा हूँ। सर, काफ़ी लंबा अनुभव है आपका, और ऐसे में जो बच्चे अभिनय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है। मैं जब 80 में कला संघ ज्वाइन किया था तो उस समय मेरी ड्यूटी थी चाय बना के लोगों को पिलाना।
आज के बच्चे चाय नहीं बना के पिला सकते हैं, क्योंकि उनको जल्दी में हर वक्त चाहिए। तो कला एक साधना है, जब तक उसको साधेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब क्षणिक में पाएंगे हम सब कुछ जो है पा लें, संभव नहीं है।